Hello students. So last class we have discussed regarding the extraction of aluminium, extraction of zinc and extraction of Fe and tin. मोस्टली जो ऑक्साइड्स के ओर थे उनके बारे में बात किया था, ठीक है, जिसमें एक ZnS अलग था. अपार्ट फ्रॉम दैट Fe2O3, Al2O3, SnO2 के बारे में बात हुआ था. आज के क्लास में अपना जो डिस्कशन है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, मर्क्यूरी, लेड, सिल्वर, गोल्ड इन सब को लेके और लास्ट एंड में हम देखेंगे एलिंगम डायग्राम. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. ठीक है, चलो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में इनिशियली इट इज डन बाय यूजिंग extraction of copper. Number one, first of all, it is done by using Cu2s. It is done by using Cu2s, popular by the name of copper glans. It is popular by the name of copper glans. Copper glans के नाम से ये काफी popular है. Now, in case of Cu2s, copper glans being sulfide ore, initially it undergoes Froth flotation method. Processes तो आपको क्लियर है. इनिशियली सबसे पहले हर एक में क्या होगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, बिना बोले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ दी ओर, बराबर. और एक बार आपने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किया तो नाउ दैट ओर बिकम्स पल्वराइज्ड ओर, पाउडर फॉर्म ऑफ ओर. नाउ दैट पल्वराइज्ड ओर अंडरगोज कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस. 2 to 3 concentration processes are involved. See, basically gravity separation method, बराबर. If it is a sulfide ore then Froth flotation method is involved, and apart from that sometime we use leaching also for concentration process. And once the ore is converted into concentrated ore, it undergoes roasting or calcination if it is required. And once roasting is done, reduction, और finally reduction से मुझे मिलेगा crude metal which undergoes refining to obtain pure metal, बराबर. तो ओवरऑल आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है हर एक जगह. ठीक है, तो इनिशियली दैट Cu2s इट अंडरगोज Froth फ्लोटेशन मेथड, बराबर. Froth फ्लोटेशन मेथड के लिए जाएगा एंड प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड ओर. नाउ दैट कॉन्सेंट्रेटेड ओर, that concentrated Cu2s copper glans ore, it undergoes roasting in the presence of oxygen and gets converted into Cu2O along with sulfur dioxide gas. And the sulfur dioxide gas which is released is used for the formation of sulfuric acid, बराबर. Now एक बार आपने रोस्टिंग कर दिया ना तो that sulfide gets converted into oxide, and reduction of oxide is much easier as compared to sulfide. sulfide के कंपैरिजन में ऑक्साइड को रिड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है. अब ये Cu2O को मैं लेके जाऊंगा स्मेल्टर में. रिमेंबर ना, स्मेल्टर स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए जो यूज़ किया जाता है. व्हाट इज स्मेल्टिंग? स्मेल्टिंग इज मेल्टिंग, बराबर, वेयर द ओर इज हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो नाउ Cu2s जो कन्वर्ट हो गया Cu2O में, ये Cu2O को मैं हीट करूंगा अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट खुद कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में एंड इट विल गिव यू कॉपर, बराबर. यहाँ से जो मुझे कॉपर मिल रहा है दैट इज क्रूड फॉर्म ऑफ कॉपर. ये कॉपर को मैं आगे आइदर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या फिर मैं उसे बेस्मराइजेशन से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा. बेस्मराइजेशन क्या है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑलरेडी हमने देखा है कि एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर एक्ट्स एज कैथोड एंड दैट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर एक्ट्स एज एनोड, और उसको रखा है मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर. ठीक है, सेकेंड वन फ्रॉम कॉपर इज Cu2s और यू कैन से Cu2O. इसे भी कॉपर ग्लैंस ही नाम दिया है, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो ग्रेड ओर, बराबर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओर, वन इज लो ग्रेड ओर एंड द अदर वन इज हाई ग्रेड ओर. द मीनिंग ऑफ लो ग्रेड ओर विच कंटेन लेस परसेंटेज ऑफ मेटल, बराबर, और हाई ग्रेड ओर का मीनिंग है विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल. तो Cu2s और Cu2 में ना मैं डायरेक्टली पायरोमेटलर्जी ये सब नहीं कर सकता. प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है पायरोमेटलर्जी के लिए, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पायरोमेटलर्जी ना करके हम यहाँ पे हाइड्रोमेटलर्जी यूज़ करेंगे, वेयर Cu2s
low grade ore copper glance is treated with concentrated H2SO4, इसे concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में लेंगे बराबर, और concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में ना it get oxidized to copper sulfate, it easily gets oxidized to copper sulfate, it forms aqueous solution of copper sulfate. Now in this aqueous solution of copper sulfate later on Fe is added, scrap of Fe बराबर, और ये Fe being more reactive than copper, Fe being more reactive than copper, ये क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा FeSO4 along with copper फॉर्म में. यहाँ से जो भी कॉपर मिलेगा मुझे that is crude form, and now this copper undergoes refining process either by electrolytic refining or by besmerization. ठीक है. अब यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, ओवरऑल दिस प्रोसेस, overall this is an example of hydrometallurgy. Overall this is an example of hydrometallurgy where metal is obtained from its aqueous solution, बराबर, जहाँ पे आपने मेटल ऑब्टेन किया है by forming aqueous solution. But in this अगर आप फर्स्ट स्टेप का बात करेंगे ना हाइड्रोमेटलर्जी में, जो फर्स्ट स्टेप है, दैट फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली लीचिंग प्रोसेस. And Cu2s is soluble in concentrated H2SO4, but impurities are insoluble in concentrated H2SO4. And the second step जो है, first step is leaching and second step is metal displacement reaction. बराबर, reducing nature में आपने बात किया था इसका कि reducing nature में more reactive metal can displace less reactive metal from their aqueous solutions. तो here this is second step is our मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बट ओवरऑल क्या है, ये हाइड्रोमेटलर्जी है जिसमें पहला स्टेप क्या है, लीचिंग, और दूसरा स्टेप क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैंने फ्रूट फ्लोटेशन, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब क्यों नहीं यूज़ किया, उसका रीज़न था क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा. कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने के लिए, CO2 को हीट करने के लिए कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जाएगा, बराबर. और ये लो ग्रेड हो रहा है, मुझे काफ़ी कम अमाउंट ऑफ कॉपर मिलने वाला है, इसलिए इसके हम यूज़ करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी मेथड. ठीक है ना. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग भी, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई और मिलता है तो दैट इज कॉपर पायराइट. इंडिया के लिए सबसे फेवरेट और पॉपुलर जो ओर है वो है कॉपर के लिए, वो है कॉपर पायराइट. फॉर्मूला गिवन है CuFeS2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फाइड ओर, बराबर. तो इनिशियली इट अंडरगोज पल्वराइजेशन, पहला स्टेप तो फिक्स है आपका कि इट अंडरगोज पल्वराइजेशन टू गिव पल्वराइज्ड ओर, बराबर. तो ये मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसे लिख रहा हूँ, CuFeS2 विच फॉर्म, पल्वराइज्ड फॉर्म, बराबर. दिस इज पल्वराइज्ड ओर, CuFeS2 पल्वराइज्ड ओर. नाउ दिस पल्वराइज्ड ओर अंडरगोज कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस. इट मेनली अंडरगोज फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस. इट मेनली अंडरगोज फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस. ये फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए जाएगा. फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होगा, दैट CuFeS2 जो सल्फाइड ओर है वो ऊपर, CuFeS2 सल्फाइड ओर फ्रूट के साथ ऊपर आएगा, एंड जो इम्प्योरिटीज होंगी, हाइड्रोफिलिक जो होंगे, वो नीचे वाटर में सेटल हो जाएगा. एंड नाउ दिस ओर विल बी कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड ओर. आफ्टर फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस इट इन्वॉल्व रोस्टिंग, and roasting is done in the presence of oxygen. roasting में initially क्या होगा कि CuFeS2 break down हो जाएगा and it result in formation of Cu2s plus Fes. it result in formation of Cu2s plus Fes, that is cuprous sulfide along with ferrous sulfide. now this Cu2s and Fes undergoes roasting process, क्योंकि roasting में आप क्या करते हैं, heat करते हैं ना, where heating is done, बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. मेल्ट नहीं करते बट एटलीस्ट हीट तो करते. हीट करने से क्या होगा, CuFeS2 ब्रेक होगा इन द फॉर्म ऑफ Cu2s and Fes. नाउ दिस Cu2s and Fes undergoes oxidation. Further it undergoes oxidation to give you Cu2O along with FeO plus SO2 gas. सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड. बट यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसेस है ना, जो रोस्टिंग हो रहा है, ये जो रोस्टिंग का प्रोसेस है, उसमें खास बात ये है कि यह पार्शियल रोस्टिंग टेक्स प्लेस, बराबर. Cu2s प्लस Fes
इट अंडरगोज पार्शियल रोस्टिंग स्टूडेंट्स। व्हाट डू मीन बाय पार्शियल रोस्टिंग? कि सर्टन पार्ट ऑफ CO2s, कुछ पार्ट जो है ना CO2s का, वो एज इट इज अभी भी बना हुआ रहेगा। तो जब मैं इसे स्मेल्टर में लूंगा ना, स्मेल्टर में अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? स्मेल्टर में अंदर CO2O इज देयर, FeO इज देयर, CO2s इज ऑल्सो देयर, बराबर। अब ये रोस्टिंग के बाद किसके लिए जा रहा है? ये रोस्टिंग के बाद जा रहा है स्मेल्टिंग के लिए। स्मेल्टिंग में और साथ साथ में यू आर एडिंग रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, बराबर। इन दैट प्रोसेस यू आर एडिंग रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, सॉरी, योर external reducing agent is not required, my mistake, external reducing agent is not required। smelting के साथ साथ here I am adding silica as a flux, smelting में ना I am adding silica as a flux। what is smelting? now that ore is heated above its melting point, ये जो ore है ना उसे मैं उसके melting point के ऊपर हीट कर रहा हूँ। CO2 है, उसमें FeO है, ऑक्साइड है। जब मैं हीट करना चालू करूँगा along with silica, तो प्रोसेस क्या होगा? Initially that FeO gets combined with silica to give you FeSiO3, ferrous silicate, form as slag, बराबर। ये slag अलग हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको आप जाने दो, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करेंगे तो जो आपके पास CO2O और CO2s है ना, वो CO2s CO2O को रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर अलोंग विथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बराबर। एंड दिस इज कॉल्ड पार्शियल रोस्टिंग, बराबर। ये जो या फिर मैं इसको ऐसा बोलूं कि ये है ऑटो रिडक्शन, ऑल्सो नोन एज सेल्फ रिडक्शन। क्या रीजन है ऑटो रिडक्शन का, सेल्फ रिडक्शन का? क्या रीजन है? बिकॉज इनिशियली दैट CO2s undergoes partial roasting, meaning certain amount of CO2s will get converted into CO2O। now the mixture will contain CO2O, CO2s both। तो आप जब हीट करेंगे ना उसे, तो CO2O CO2s को क्या करेगा? रिड्यूस करना चालू कर देगा और कन्वर्ट करेगा कॉपर अलोंग विथ सल्फर डाइऑक्साइड, बराबर। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, ड्यूरिंग द कॉपर के अंदर कभी कभी वो ट्रैप भी हो जाते हैं। तो कॉपर ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको, बराबर। कॉपर की जो लेयर्स होंगी ना, उन कॉपर की लेयर में ऐसे ऐसे ना स्वेलिंग जैसा आपको दिखाई देगा। और ये स्वेलिंग एक्चुअली क्या है कि SO2 गैस ना इधर ट्रैप हो गया है, बराबर, इसलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। ये SO2 गैस ऐसे ट्रैप हो गया है, बराबर। और इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड ब्लिस्टर्स ऑफ कॉपर, बराबर। दिस इज कॉल्ड ब्लिस्टर्स ऑफ कॉपर। जैसे छाले ऐसे पड़ जाए, ऊपर नहीं बन जाता, स्वेलिंग जैसा बन जाता है, वैसे ही SO2 गैस ट्रैप होगा। एंड ये जो कॉपर मुझे मिल रहा है ना, दिस फॉर्म ऑफ कॉपर विल बी कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर, बराबर। एंड नाउ दिस ब्लिस्टर कॉपर, यहाँ से जो मुझे ब्लिस्टर कॉपर मिल रहा है, दिस ब्लिस्टर कॉपर अंडरगोज रिफाइनिंग प्रोसेस। नाउ इट अंडरगोज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। दैट रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बराबर, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं? एक इम्प्योर रॉड बना लेते हैं कॉपर का, विच एक्ट एज एनोड, और दूसरा एक थिन स्ट्रिप रखते हैं कॉपर का, विच एक्ट एज कैथोड, ठीक है। तो आइदर इट अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इट अंडरगोज क्यूपेलेशन, और इट अंडरगोज क्यूपेलेशन, जिसे बेस्मराइजेशन भी बोलते हैं। बेस्मराइजेशन में एक्चुअली क्या होता है? जो बेसमर है, जो कन्वर्टर है, बराबर, उसके अंदर क्या करते हैं? ये कॉपर डाल देंगे और उसके ऊपर से ना ऑक्सीजन गैस पास करेंगे। ये क्या जा रहा है? ये जा रहा है ऑक्सीजन गैस, बराबर। तो जो भी अंदर मेटल्स है ना, वो उसके वोलाटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पेशली यहाँ पे ना लेड एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है कॉपर के अंदर। तो लेड एज अ इम्प्योरिटी है ना, तो ऑक्सीजन जब मैं ऊपर से पास करूंगा ना, तो ये लेड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव यू लेड ऑक्साइड, बराबर, और इट गिव्स लिथरेज ऑल्सो। तो in this way that lead impurities are removed from the blister copper। and what do you mean by blister copper? ऐसा कॉपर जो SO2 गैस को क्या कर रहा है? ट्रैप करके रख रहा है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ रहा है? सिलिका और FeO, where silica is your acidic flux and FeO is your impurity, basic impurity, बराबर। तो ये जो कन्वर्टर होता है ना, ये कन्वर्टर बोर्ड जैसा होता है। बोर्ड को क्यूपुला बोलते हैं, क्यूपुला। तो इसलिए प्रोसेस को नाम दिया है क्यूपुलेशन। तो वेयर
either electrolytic refining or cupellation is done for the refining of copper. और यहाँ से जो मुझे इस प्रोसेस के बाद आफ्टर रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, क्यूपेलेशन के बाद जो भी मुझे कॉपर मिलेगा दैट इज 99.5% प्योर कॉपर. इन रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ कॉपर बेसमर कन्वर्टर में, जिसे बेसमराइजेशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो क्यूपेला मैंने बोला ना वही. इन जनरल इट इज कॉल्ड बेसमराइजेशन. कॉपर में अगर स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे तो इट इज क्यूपेला. तो देर इज इन लाइनिंग ऑफ, अगर मान लो वोलाटाइल ऑक्साइड्स नहीं प्रेजेंट है, बराबर, ऑक्सीजन गैस से रिमूव नहीं हो रहे, वोलाटाइल ऑक्साइड्स आर नॉट प्रेजेंट, तो ऐसे केसेस में ना उस पर्टिकुलर कन्वर्टर को हम लोग लाइनिंग, उसके अंदर लाइनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइदर एसिडिक लाइनिंग और बेसिक लाइनिंग. एसिडिक लाइनिंग आई मीन टू से इट इज लाइन्ड विद द हेल्प ऑफ सिलिका, और बेसिक में ना इट इज लाइन्ड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन दैट क्रूड मेटल. जो भी क्रूड मेटल है ना, अगर उसके अंदर बेसिक इम्प्योरिटीज है तो क्यूपेला इट इज लाइन्ड, और बेसमर कन्वर्टर इट इज लाइन्ड बाय बेसिक इम्प्योरिटीज. अगर उसके अंदर बेसिक फ्लक्स, अगर अंदर एसिडिक इम्प्योरिटी है, सपोज मान लो अंदर एसिडिक इम्प्योरिटी है सिलिका, एसिडिक इम्प्योरिटी, तो दिस पर्टिकुलर कन्वर्टर विल बी लाइन्ड बाय बेसिक फ्लक्स to give you slag CaSiO3. Suppose if it contain basic impurity like FeO, which is basic impurity, so it will be lined by silica acidic flux to give you FeSiO3, that is ferrous silicate. बराबर. चल, now next is अगला जो पार्ट है वो है mercury. Or we can start with lead also. Extraction of lead, PBS. Next is PBS. Extraction of lead from PBS. Extraction of lead. Now that lead is present in the form of lead sulfide. बराबर. तो initially it will undergo pulverization process, that is crushing and grinding of ore. Normal process है. ठीक है, तो वहां से मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया लेड सल्फाइड पल्वराइज्ड ओर. नाउ दिस पल्वराइज्ड ओर अंडरगोज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. सल्फाइड ओर है ना, सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बहुत कॉमन है. ठीक है, नाउ एंड आफ्टर दैट द ओर बिकम कॉन्सेंट्रेटेड ओर. सर्टन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी क्या होंगी, रिमूव हो जाएंगी और मेटल का परसेंटेज बढ़ जाएगा. दैट्स वाई वी से कि नाउ द ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओर. नाउ दिस फ्रोथ फ्लोटेशन, आफ्टर दिस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ओर इट अंडरगोज रोस्टिंग प्रोसेस वेयर सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर. बराबर. तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इनिशियली दैट लेड सल्फाइड अंडरगोज कॉन्सेंट्रेशन. कौन सा मेथड कॉन्सेंट्रेशन का, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. बराबर. एंड आफ्टर दैट दिस लेड सल्फाइड अंडरगोज रोस्टिंग टू गिव यू लेड ऑक्साइड अलॉन्ग विथ सल्फर डाइऑक्साइड, वेयर सल्फर डाइऑक्साइड गैस गेट रिलीज. बराबर. और ये जो गैस रिलीज हो रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. It is used for the formation of sulfuric acid. Now sometime what happen during oxidation, that lead sulfide it gets converted into lead sulfate also. जो lead sulfide है ना स्टूडेंट्स, कई बार ये lead sulfate में भी कन्वर्ट हो जाता है, बट एट हाई टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर और ज़्यादा करेंगे ना आगे चल के ड्यूरिंग अ रिडक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग प्रोसेस, तो दैट lead sulfate gets converted into lead oxide along with liberation of sulfur trioxide gas. Sulfur trioxide gas is also used for the formation of sulfuric acid. बराबर. बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे रोस्टिंग नहीं होता, यहाँ पे एक्चुअली पार्शियल रोस्टिंग होता है जो आगे जाके रिडक्शन में हेल्प करेगा. बराबर. ड्यू टू पार्शियल रोस्टिंग स्मेल्टर में जब मैं इसे ऐड करूँगा ना, तो दैट लेड ऑक्साइड कंबाइंड विथ लेड सल्फाइड टू गिव यू लेड अलॉन्ग विथ formation of sulfur dioxide gas. बराबर. and during smelting process calcium oxide is added.
तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फ्लक्स, बराबर, बेसिक फ्लक्स, दैट BF स्टैंड्स फॉर बेसिक फ्लक्स, बराबर। और यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है दैट सिलिका इज योर एसिडिक इम्प्योरिटी स्टूडेंट्स। तो एसिडिक इम्प्योरिटी रिएक्ट विद बेसिक फ्लक्स टू गिव यू अ स्लैग, बराबर। और ये स्लैग में क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लेड। ये जो लेड फॉर्म है, बराबर, ये क्रूड मेटल है। इट फर्दर अंडरगोज रिफाइनिंग प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म ऑफ लेड। देयर आर मेनी रिफाइनिंग प्रोसेस जिसमें आप लेड को रिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, सो योर रोस्टिंग के बाद है स्मेल्टिंग में वी आर यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड एज अ फ्लक्स, बराबर। एंड आफ्टर दैट जो भी लेड मिलेगा इट विल अंडरगो रिफाइनिंग प्रोसेस। तो ऑलमोस्ट दोनों के प्रोसेसेस आपको एक जैसे लगेंगे, लेड सल्फाइड एज वेल एज कॉपर पायराइट, इसलिए मैंने आपको साथ में दिया है वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम मर्क्यूरिक सल्फाइड। इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ सिनाबार। मर्क्यूरिक सल्फाइड, इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ सिनाबार। तो इनिशियली दैट मर्क्यूरिक सल्फाइड इट अंडरगोज कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस, स्पेशली फ्लोटेशन मैथड, बराबर। और वहाँ से मुझे मिलेगा concentrated ore. Now that concentrated ore it undergoes roasting and produces mercuric oxide along with mercuric sulfide. But again there is a partial roasting students. ये वो 3 कंपाउंड है जिनमें partial roasting आपको कंपलसरी याद रखना है, PbS, CuFeS2 and mercuric sulfide. ना तो स्मेल्टर में जब मैं इसे लूँगा तो in case of smelter that mercuric oxide combines with mercuric sulfide to give you mercury along with sulfur dioxide gas. Obtain mercury जो होगा क्रूड फॉर्म में होगा, either by distillation or by liquefaction process मैं उसे रिफाइन कर लूँगा, और वहाँ से जो मुझे mercury मिलेगा वो प्योर फॉर्म ऑफ mercury होगा। तो अगेन सिमिलर प्रोसेस, mercuric sulfide, बराबर, pulverized ore initially, that pulverized ore undergoes flotation method, then further it undergoes roasting, or you can say partial roasting. Which type of roasting? Partial roasting. Now this, after partial roasting it undergoes smelting, बराबर। in case of smelting auto reduction takes place, जो भी metal मिलेगा वो crude metal होगा। now that crude metal undergoes refining process. refining में you can use liquefaction, you can use distillation for both. ये दोनों lead के लिए भी आप use कर सकते हैं और mercury के लिए भी use कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में ऑलमोस्ट सेम स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे मैं एक बार सिल्वर के लिए बोलता हूँ, आपको सेम स्टेप अज्यूम करना है फॉर गोल्ड ऑल्सो। अब सिल्वर एंड गोल्ड जो है ना, they are mainly present, they are found in native state in the form of native ore. native ore का मतलब हो गया कि सिल्वर है, गोल्ड है, along with some impurities, बराबर। तो यहाँ पे जो सिल्वर और गोल्ड है ना, they are present in their native form, तो basically silver and gold are extracted by hydrometallurgy processes, बराबर, for which NaCN is used. Here ना aqueous solution of NaCN is used, बराबर, aqueous solution of NaCN is used for extraction purpose. तो initially that silver containing some impurities, सिल्वर है और सिल्वर के साथ जो impurities है उसे मैं रिएक्ट करा रहा हूँ NaCN से, बराबर। तो it will produce a complex AgCN 2 times, बराबर, हैविंग अ चार्ज ऑफ -1, बराबर। आप बैलेंस कर सकते हैं बाहर Na लेके, तो उसे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बैलेंस हो जाएगा। वो ओवरऑल चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स पे वो -1 का है, बिकॉज सिल्वर हैव अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, साइनाइड इज -1 into 2, तो -1 into 2 is -2 +1, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स विल हैव -1 चार्ज, बराबर। यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, आपको Na+ नहीं रिप्रेजेंट करना है, यू कैन राइट देयर Cn-, बराबर। दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है वाटर के अंदर,
सो वाटर किधर से आया, ऑलरेडी आई टोल्ड यू ना कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCN इज यूज्ड। ये जो है ये एक्वेस सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, तो दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, बराबर। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। नाउ दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स AgCN2 minus, it further reacts with zinc to give you ZnCN4 having a charge of -2, बराबर। ZnCN4 having a charge of -2, और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सिल्वर अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग मिल जाएगा, बराबर। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। तो यहाँ पे 2 स्टेप इन्वॉल्व है, बट अगेन वही सेम बात कि ओवरऑल ये दोनों स्टेप जो है ना, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस, बराबर। यहाँ से जो मेटल मिल रहा है बेसिकली वो क्रूड, आपका क्रूड मेटल होगा, क्रूड फॉर्म में होगा। नाउ दिस सिल्वर इज फर्दर अंडरगोज रिफाइनिंग, बराबर। रिफाइनिंग के कई सारे प्रोसेसेस है हमारे पास, वी कैन यूज दैट सिल्वर एंड गोल्ड का प्रोसेस, बराबर। या फिर मैं इसमें यूज कर सकता हूँ पार्टिंग प्रोसेस, बराबर, सिल्वर के लिए जो मैं यूज करता हूँ। हाइड्रोमेटलर्जी, ओवरऑल द प्रोसेस इज हाइड्रोमेटलर्जी, और इसमें जो सबसे पहला वाला स्टेप है ना वो लीचिंग है। फर्स्ट जो स्टेप है वो लीचिंग है, एंड सेकेंड स्टेप इज योर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका जो सेकेंड स्टेप है वो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसे हम लोग लीचिंग के नाम से बुलाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। समटाइम अगर जैसे मान लो सिल्वर सल्फाइड है तो ऑलमोस्ट सेम है, सिल्वर सल्फाइड हैविंग सर्टेन impurities along with Cn minus, aqueous solution of NaCN is used, that Ag2S along with impurities Cn minus, aqueous solution of Cn minus जो मैं यूज कर रहा हूँ, it will produce a complex, वही सिमिलर टाइप का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, AgCN2 times minus along with सोडियम सल्फाइड, बराबर। अगर मैं यहाँ पे NaCN लिखता हूँ तो मुझे मिल रहा है सोडियम सल्फाइड। अब ये जो रिएक्शन है ना एक्चुअली रिवर्सिबल डायरेक्शन में हो जाता है, एंड ऑब्टेनिंग अ मेटल, अगर आपको एक मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं आप और रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में हो तो दैट कंडीशन इज नॉट फिजिबल एक्चुअली। मुझे रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए टू ऑब्टेन सिल्वर मेटल, बराबर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसलिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए ना योर ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड, ऑक्सीजन गैस इज पास्ड, बराबर, एंड दैट ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट सोडियम सल्फाइड इनटू सोडियम सल्फेट, वो उसे कन्वर्ट कर देगा सोडियम सल्फेट में। अब सोडियम सल्फाइड जो भी बनेगा वो यूज होता जाएगा, तो AgCN ट्वाइस से फर्दर रिएक्ट नहीं होगा। नाउ रिएक्शन विल प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, बराबर। एंड सिमिलर थिंग इज फॉर गोल्ड ऑल्सो। इन जनरल अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा मेटल प्लस Cn माइनस विथ ऑक्सीजन गैस, ताकि रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहे, टू गिव यू कॉम्प्लेक्स MCN ट्वाइस माइनस, बराबर। दिस इज एक्वेस सॉल्यूशन। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट, या NaCN यूज किया है तो आपने सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। नाउ दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फर्दर रिएक्ट विथ जिंक, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड गोल्ड, to give ZnCN4 minus 2 along with that metal, बराबर। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस हो जाएगा, एंड इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, बराबर। और जो भी रिफाइनिंग में हमने प्रोसेसेस देखे फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, उन प्रोसेसेस का हेल्प लेके मैं उसे रिफाइन कर लूँगा, और वहाँ से मुझे मिलेगा प्योर फॉर्म ऑफ सिल्वर और प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो ये जो नाम है इसका नाम है मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, बराबर। सो इन दिस वे एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड टेक्स प्लेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। Now this magnesium is extracted from, number 1, from magnesium oxide, or you can say actually it is magnesium carbonate, which is popular by the name of magnesite. The first one it is from magnesite. Magnesite, formula given for magnesite is MgCO3, बराबर। इनिशियली वही प्रोसेस होगा, पल्वराइजेशन, then it undergoes some concentration, and then it undergoes calcination.
तो when MgCO3 is heated, it give you MgO along with carbon dioxide gas, and this MgO further undergoes smelting process by using carbon as a reducing agent. बराबर, MgO जो है ना वो कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे हम लोग. और ये जो पहला वाला प्रोसेस है ना स्टूडेंट, ये कैल्सिनेशन प्रोसेस है, एंड यू नो कैल्सिनेशन इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर. बराबर, तो दिस इज इन एब्सेंस ऑफ एयर. बराबर, तो योर इट विल गिव Mg अलॉन्ग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ से मुझे मिल जाएगा Mg अलॉन्ग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड. बट डायरेक्टली ऐसे नहीं लेते, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन का, कार्बन अलॉन्ग विथ क्लोरीन यूज करते हैं. तो ये जो कार्बन अलॉन्ग विथ क्लोरीन है ना, कार्बन ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, एंड इट गिव्स MgCl2, एंड दैट मॉल्टन फॉर्म ऑफ MgCl2 अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस. दिस मॉल्टन फॉर्म ऑफ MgCl2, ये हो गया मेरे पास. यहाँ से समझ लो कि ऑलमोस्ट आपके पास क्रूड मेटल आ चुका है. नाउ दिस मॉल्टन फॉर्म ऑफ MgCl2 अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस टू गिव यू मैग्नीशियम अलॉन्ग विथ क्लोरीन. बराबर, तो एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है to obtain magnesium from magnesite. MgCl2 is also obtained from seawater. We all know very well seawater, it contain NaCl, but apart from that NaCl na, it also contains some amount of MgCl2 students. बराबर, अब करते क्या है कि एक जगह पे ये जो सॉल्टी वाटर है ना उसको इकट्ठा कर लेते हैं. बराबर, किसी कंटेनर में, या फिर ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली तो वहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स में ऐसे एक पर्टिकुलर एरिया में वाटर स्टोर कर लिया जाता है, खड्डा बनाते हैं वहाँ पे और वाटर स्टोर कर लेते हैं. ना इन दिस NaCl and MgCl2, to obtain MgCl2 certain amount of calcium hydroxide is added. बराबर, that calcium hydroxide it react with NaCl. तो क्या होगा कि NaCl का रिएक्शन नहीं बट MgCl2 का रिएक्शन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. बराबर, एंड दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सर NaCl क्यों नहीं होगा? NaCl इनडायरेक्टली मैं क्यों नहीं बोल रहा था, पता है रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज NaCl अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस NaOH. दैट NaOH इज सॉल्युबल इन वाटर, वो वापस Na+OH- की फॉर्म में आ जाएगा. बराबर, तो उसका रिएक्शन होना या ना होना वहाँ पे कोई मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने बोला कि रिएक्शन नहीं हो रहा है. MgOH टॉइस मुझे कौन से फॉर्म में मिल गया? इनसॉल्युबल फॉर्म. नाउ दिस इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज रिमूव्ड. इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल ले रहा हूँ. एंड नाउ दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इज फर्दर ट्रीटेड विथ HCl. बराबर, ये जो मुझे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला ना, मैंने इसे क्या किया, रिमूव कर लिया. एंड नाउ दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट रिएक्ट्स विद HCl. बराबर, बाहर निकाल लिया कंटेनर से. अब NaCl अलग हो गया, MgCl2 अलग हो गया. नाउ इट रिएक्ट विथ HCl. व्हेन इट रिएक्ट विथ HCl इट विल गिव MgCl2 अलॉन्ग विथ वाटर. बराबर, बट MgCl2 का एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि MgCl2 इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर. डेलिक्वेसेंट इन नेचर इट मीन्स इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर. बराबर, तो ये वाटर को ना वहाँ पे अपने साथ कंबाइन कर लेगा, एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ MgCl2.6 वाटर मॉलिक्यूल. बराबर, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म. अब उसे नॉर्मल फॉर्म में वापस लाने के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास. या तो मैं क्या करूँ, डायरेक्टली उसे हीट कर दूँ. बराबर, इट इज़ हीटेड डायरेक्टली. बट ये मेथड सूटेबल क्यों नहीं है मालूम है? बिकॉज इट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgCl2 नहीं देगा. MgCl2 जैसे वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होना चालू होगा ना, दैट MgCl2 विल रिएक्ट विद वाटर टू गिव यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन डिहाइड्रेशन गिव यू, दैट हाइड्रोक्साइड ऑन डिहाइड्रेशन गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. प्रॉब्लम समझ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, नाउ लेट्स सी. तो इस वजह से मैं MgO नहीं, बराबर, मैं वहाँ पे मतलब डायरेक्टली हीटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे MgCl2 का रिक्वायरमेंट है, ना कि MgO का रिक्वायरमेंट है. सो दिस MgCl2.6H2O ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, डायरेक्टली तो हीटिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसे हीट करता हूँ क्लोरीन के साथ. बराबर, ताकि क्लोरीन का रिएक्शन क्या हो वहाँ पे ईजिली हो जाए. सो नाउ दिस
MgCl2.6H2O when it is heated in atmosphere of chlorine it produces magnesium chloride along with water. बराबर, डायरेक्टली हीटिंग नहीं, हीटिंग करना है बट विथ क्लोरीन करना है. और यहाँ से जो MgCl2 मिलेगा, molten form of MgCl2, thus molten form of MgCl2 undergoes electrolysis. बराबर, और जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस पे जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो एक कैथोड का पार्ट होगा और एक एनोड का पार्ट होगा. कैथोड पे मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम, और एनोड पे मुझे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस. तो ये मिला मुझे मैग्नीशियम. क्लियर हो रहा है ये बात आपको? बराबर. सो इन दिस वे मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड. बट रिमेंबर वन थिंग कि MgCl2.6H2O कैन नॉट बी हीटेड डायरेक्टली. बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि यहाँ पे MgCl2 as a note part कि that MgCl2.6H2O cannot be heated directly. बराबर, because on heating it produces magnesium oxide. बराबर, and it means when you heat that magnesium, when you heat that deliquescent compound ना, जो hydrated compound है, if you heat directly ना, तो वो वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड. बराबर, क्योंकि रिएक्टिव मेटल है ना, तो रिएक्टिव मेटल को मैं इलेक्ट्रोलिसिस से इजीली रिड्यूस कर सकता हूँ. बराबर, एज कंपेयर टू पायरोमेटलर्जी एंड ऑल. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कौन सी फॉर्म में आ जाए, इलेक्ट्रोलिसिस की फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फॉर्म में बन जाए. एंड दैट इज वाई MgO मेरे लिए सुटेबल नहीं होगा, मेरे लिए ज़्यादा सुटेबल होगा MgCl2. क्लियर है ये बात? ठीक है. एंड हियर इन दिस प्रोसेस ना NaCl and CaCl2 during electrolysis, NaCl and CaCl2 are used in very small quantity to make to increase electrical conductivity of a solution. बराबर, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एकदम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ NaCl and CaCl2 is used with MgCl2. बराबर. Now, apart from this, during extraction of sodium, now सोडियम का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सी वाटर. ये सी वाटर जो था, जहाँ से मुझे NaCl मिल रहा था, मैं क्या करूँगा, यहाँ से वाटर, सी वाटर से वाटर वेपराइज हो जाएगा. मुझे MgCl2 ऑलरेडी बाहर निकाल दिया मैंने, जो मुझे मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है NaCl. नाउ दिस NaCl ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग मैं उसे क्या करूँगा, मेल्ट करूँगा और कन्वर्ट करूँगा मॉल्टेन NaCl की फॉर्म में. एंड नाउ दिस मॉल्टेन NaCl अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस. बराबर, एंड दिस इलेक्ट्रोलाइसिस इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ KCl and CaCl2, where KCl and CaCl2 are used as an electrolyte, you can say. These are used to increase conductivity and decrease melting point. It increases conductivity and decreases melting point of that electrolyte. And from this electrolysis process, at cathode sodium is obtained and at anode chlorine gas is obtained. ठीक है. तो इन जनरली जो मैग्नीशियम सोडियम है उनका जो मेन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही यूज करते हैं हम लोग. क्लियर? नाउ टू अंडरस्टैंड द सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कि एक्चुअली कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, कार्बन बेटर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर होगा, या फिर कोई मेटल बेटर होगा. ठीक है, उसका डिटेल जो एनालिसिस है वो एलिंगम डायग्राम में दिया हुआ है. ठीक है, तो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ एलिंगम डायग्राम. तो इनिशियली मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रीडिंग है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स of metallurgy. See, we all know regarding the delta G. If you remember that delta G is equal to delta H minus T delta S. बराबर, delta G is equal to delta H minus T delta S.
It indicates gives energy, enthalpy of the system, entropy of the system and temperature of the surrounding. डेल्टा जी गिव्स एनर्जी बराबर सिस्टम का, डेल्टा एच एंथैल्पी सिस्टम का, डेल्टा एस एंट्रोपी सिस्टम का और टी जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर का. क्योंकि डेल्टा जी एक्चुअली क्या बताता है आपको, डेल्टा जी वो एनर्जी है जो यूज़ हो रहा है बराबर. डेल्टा एच सिस्टम की एनर्जी है और डेल्टा एस उसकी रैंडमनेस है. मतलब मान लो अगर कोई पर्सन है वो इज अर्निंग एक्स अमाउंट बराबर, तो एक्स अमाउंट इज एक्चुअली उसका डेल्टा एच बराबर, और उसमें से वो क्या कर रहा है, जेड अमाउंट वो सेव कर रहा है. तो वो जो सेविंग कर रहा है दैट इज उसका डेल्टा एच, वो अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी रैंडमनेस के लिए बराबर. अब वो कितना अमाउंट सेव करना चाहता है वो डिपेंड करता है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो कहाँ पे रहना चाहता है बराबर, वेदर यूके और यूके, उत्तराखंड और एक्चुअल यूके बराबर. तो उसके अकॉर्डिंगली वो सेव करेगा. तो दैट इज़ योर टी टेम्परेचर बराबर. उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि उसे कितना अमाउंट सेव करना है बराबर. ये जितना भी अमाउंट वो सेव कर रहा है, टोटल जो उसका अर्निंग है उसमें से मैं माइनस कर दूँ टोटल अर्निंग में सेव अमाउंट, तो मुझे मिल रहा है वाई. ये वाई वो अमाउंट है जो वो घर में यूज़ कर रहा है एक्सपेंसेस के लिए बराबर. तो सेम थिंग हैपन विद दिस ऑल्सो. डेल्टा जी इज एक्चुअली लाइक वाई इज द एनर्जी यूज फॉर वर्क डन. डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी जो अर्न कर रहे हैं, और जेड क्या है, एंट्रोपी जो वो स्टोर कर रहा है अपनी फ्रीडम के लिए. ठीक है. तो हियर वी से कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, here we say according to thermodynamics, spontaneity of a reaction बराबर, spontaneity of reaction can be checked by the value of delta G, can be checked by the value of delta G. मेटलर्जी में भी वही हम कर रहे हैं कि मेटलर्जी के रिएक्शंस होंगे या नहीं होंगे वो हम चेक कर रहे हैं विद द help of value of delta G. Suppose if delta G is equal to 0, it means the reaction is at equilibrium. If the value of delta G is 0, then the reaction is at equilibrium. If I say कि delta G जो है ना वैल्यू नेगेटिव है, तो reaction is at, it means you see कि the value of delta G is less than 0 बराबर. तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बोला जाएगा. सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस. एंड इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन सच रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस बराबर. डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है. अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हम बोलेंगे रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है बराबर. तो मेटलर्जी प्रोसेस होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ डेल्टा जी पे. ठीक है. तो एलिंगम डायग्राम, एलिंगम ने क्या किया है अपने डायग्राम में, अपने ग्राफ में उसने जितनी भी ऑक्साइड्स है, मेटल के ऑक्साइड्स, उनका डेल्टा जी फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड बराबर, एंथैल्पी की जगह मुझे बोलना चाहिए गिव्स एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, gives energy for formation of oxide बराबर. ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए जो गिव्स एनर्जी लग रहा है ना उसका एक्चुअली स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है बराबर. स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर का ना उसने ग्राफ बनाया, कर्व बनाया बराबर. और उसकी हेल्प से हम लोग सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते हैं. ठीक है. कैसे? और यही जो कर्व है ना, इसी कर्व को हम लोग एलिंगम डायग्राम के नाम से बुलाते हैं बराबर. इसी के कर्व को हम लोग एलिंगम डायग्राम के नाम से बुलाते हैं. तो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. इनिशियली मैं आपको एक साथ में सारे कर्व नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ उस कर्व से रिलेटेड. मान लो ये वाई एक्सिस पे डेल्टा जी एफ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फॉर डिफरेंट मेटल ऑक्साइड, और ये टेम्परेचर है. ठीक है. ये एक लाइन है जहाँ पे डेल्टा जी एफ का वैल्यू 0 है, मतलब इस लाइन के नीचे डेल्टा जी एफ का वैल्यू नेगेटिव है, इस लाइन के ऊपर डेल्टा जी एफ का वैल्यू पॉजिटिव है. ठीक है. और ये एक कर्व है फॉर मेटल ऑक्साइड.
बराबर। ये कर्व है फॉर मेटल ऑक्साइड। चाहिए तो मैं ये लाइन को आपको रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ, बराबर। मतलब ये लाइन पे वैल्यू 0 है, इसके नीचे डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू नेगेटिव है, उसके ऊपर डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू पॉजिटिव है। नाउ दिस इज द कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये किसी मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का कर्व है, ठीक है। ये एक टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर को मैं बोल रहा हूँ टी नॉट, बराबर। इस टेम्परेचर को मैं नाम दे देता हूँ टी नॉट। इसको मैं बोल रहा हूँ पार्ट ए, ये जो नेगेटिव वाला लाइन है उसको मैं बोल रहा हूँ पार्ट ए, और इसके ऊपर जो है ना उसको मैं बोल रहा हूँ पार्ट बी। रेड कलर की लाइन के नीचे जो भी है वो पार्ट ए, रेड कलर की लाइन के ऊपर जो भी है वो पार्ट बी। नाउ इन पार्ट ए, अगर मैं पार्ट ए में देखूं तो डेल्टा जी नॉट एफ दैट इज गिव्स एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज नेगेटिव। मतलब यहाँ पे मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और इस प्रोसेस में डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर मैं प्रोसेस को रिवर्स कर दूं तो मेटल ऑक्साइड का डिसोसिएशन मानेंगे हम लोग, मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू पॉजिटिव, बराबर। अगर ये क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सेज कि अगर इक्वेशन को रिवर्स किया जाए, बराबर, तो जो भी फंक्शंस हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, उनकी वैल्यू, उनका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव चेंज हो गया पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव आ गया मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब कि इस कर्व में इतनी कर्व, ये वाले जो कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट ए की कर्व में, पार्ट ए में इस ऑक्साइड का ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या हुआ कि ऑक्साइड ब्रेक नहीं होगा, बराबर। मतलब टी नॉट टेम्परेचर के नीचे, ये जो टी नॉट टेम्परेचर है ना, इसके नीचे डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट पार्ट बी? आपको समझ रहा है क्या बात कर रहा हूँ मैं? मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे इतने कर्व में, इतने एरिया में डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसके ऊपर क्या है वो आई डोंट नो अभी। तो पार्ट बी में क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव यू मेटल ऑक्साइड, बराबर। योर डेल्टा जी नॉट एफ, पार्ट बी का है, इसके ऊपर है पार्ट बी, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बी है और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ए है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे डेल्टा जीरो की लाइन के ऊपर है, तो डेल्टा जी नॉट एफ पॉजिटिव है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो वहाँ पे मेटल ऑक्साइड अगर मैं देखूँ तो वो ईजिली मेटल प्लस ऑक्सीजन बनाएगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट का एफ का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस स्टेज पे मैं बोलूँगा कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो इससे मुझे क्या समझ में आया? इससे मुझे समझ में आया कि बिलो, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि बिलो टी नॉट टेम्परेचर decomposition of metal oxide is not possible, but above T naught temperature decomposition of metal oxide is possible. T naught टेम्परेचर के नीचे नहीं हो पाएगा डिकम्पोजिशन, बट T naught टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, ठीक है। एक और पॉइंट देखते हैं, डेल्टा जी नॉट एफ वर्सेस टेम्परेचर। डेल्टा जी नॉट एफ वर्सेस टेम्परेचर। ना ये वो ज़ीरो, बराबर। ये T1, ये जो सडन चेंजेस आ रहे हैं ना, लाइन ऐसे सडन चेंज हो रही है, उसका मतलब ये हुआ कि वो ऑक्साइड अब मेल्ट हो चुका है। ये T3, बराबर। ये टेम्परेचर T1, T2, T3। जो पहला वाला कर्व है, दैट फर्स्ट कर्व इज फॉर सिल्वर ऑक्साइड, सेकेंड वन इज फॉर मर्क्यूरिक ऑक्साइड, थर्ड वन इज फॉर जिंक ऑक्साइड। ये कर्व क्या है, डीकम्पोजिशन का कर्व है या फॉर्मेशन, ऑक्साइड के फॉर्मेशन का कर्व है? आंसर है ऑक्साइड के फॉर्मेशन का कर्व है। अब आप ऐसे सोचो, इस कर्व को लेके इसको सोचो कि यहाँ पे नीचे जो पार्ट ए है इस लाइन के, जहाँ पे डेल्टा जी एफ की वैल्यू 0 है, इस लाइन के नीचे वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव है। मतलब नेगेटिव में फॉर्मेशन इज स्पॉन्टेनियस,
एंड डीकम्पोजिशन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इस रीजन में। बट यहाँ ऊपर की तरफ फॉर्मेशन नॉन स्पॉन्टेनियस है, डीकम्पोजिशन स्पॉन्टेनियस है। मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो अबाउट T1 टेम्परेचर सिल्वर ऑक्साइड गेट डीकम्पोज, above T2 temperature that mercuric oxide get decomposed, above T3 temperature that zinc oxide get decomposed. Do you agree with this? ऐसे हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड बराबर हीटेड एट T1 टेम्परेचर above T1 टेम्परेचर बराबर, और मुझे मिलेगा सिल्वर प्लस ऑक्सीजन गैस। मर्क्यूरिक ऑक्साइड हीटेड अबव T2 टेम्परेचर, मुझे मिलेगा मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन बराबर। जिंक ऑक्साइड भी हीट करने पे Zn प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, बट डिफरेंस क्या है T1 T2 T3 में, दैट T3 का वैल्यू इज वेरी 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 लार्ज देन T1 एंड T2। T1 और T2 ना वो स्मॉल रेंज है टेम्परेचर का बराबर, स्मॉल टेम्परेचर है बराबर, लेस टेम्परेचर है, लेकिन T3 जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ये वाला जो T3 वाला प्रोसेस है ना बराबर, ये मैं बोलूँगा कि ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है बट इंडस्ट्रियली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ टेम्परेचर बराबर। उसके लिए लगने वाला फ्यूल बहुत ज़्यादा होगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी बराबर। तो इस कर्व ने मुझे क्या बताया, इस कर्व ने मुझे ये समझाया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। हमारे पास दो टाइप के मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड नंबर 1 whose thermal decomposition is low, metal oxide number 2 whose thermal decomposition is high बराबर। those metal oxide whose thermal decomposition is low, they are directly heated, and those metal oxide whose thermal decomposition is high बराबर, उनकी केसेस में आपको यूज करना है सेलेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट बराबर। वहाँ पे यूज करना है आपको रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से वो कम टेम्परेचर में ही रिड्यूस हो जाएगा, आपको इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड कर्व इज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा जो कर्व है ना स्टूडेंट, वो अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, ये डेल्टा G नॉट F वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन का स्टूडेंट्स बराबर। जो जहाँ पे स्लोप आपका ज़ीरो आ रहा है ना, जो स्लोप ज़ीरो आ रहा है वो आपका कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है। जिसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, जो नीचे से ऊपर जा रहा है, वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है। जिसका स्लोप नेगेटिव है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, वो आपका कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन है, ठीक है। तीनों पार्ट को अगर मैं नाम दे दूं तो मैं इस वाले कर्व को, तीनों कर्व को नाम दे रहा हूं मैं, ये A, ये कर्व B और ये कर्व C। एक एक कर्व में देख रहे हैं। सबसे पहले कर्व A देख रहा हूं मैं। कर्व A में क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन सॉलिड फॉर्म है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म है बराबर। फॉर द बैलेंसिंग पर्पज मुझे यहाँ पे हाफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng इन दिस, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा Ng इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट बराबर। प्रोडक्ट का कितना है 1 बराबर, यहाँ से आ जाएगा हाफ, 1 माइनस हाफ यानी ये आ रहा है 0.5। 0.5 यानी क्या हो रहा है मालूम है, डेल्टा Ng जो है वो इंक्रीज हो रहा है बराबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट वो बढ़ रहे, डेल्टा Ng बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, डेल्टा S ऑल्सो इंक्रीजेज बराबर। इसका रैंडमनेस जो है वो बढ़ते जा रहा है। ये बात क्लियर हो रही है आपको। रैंडमनेस बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ रहा है बराबर, कि एज द रैंडमनेस इंक्रीजेस, तो मैं बोलूँगा कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट बराबर। अब ये डेल्टा S नॉट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर मान लो मैं टेम्परेचर के टर्म्स में बात करूं कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा धीरे धीरे,
आप जैसा जैसा टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे ना, ये वैल्यू और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, बराबर। वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, ठीक है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू उतना कम मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा कि फॉर कर्व ए एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, आप कर्व को देखो और टेम्परेचर को देखो, बराबर। हियर टेम्परेचर इज मिनिमम, स्लोली 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 दैट टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो लाइन किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि उसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने की रीजन की वजह से मैं बोलूँगा कि टेम्परेचर जितना मैं बढ़ा रहा हूँ, डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू उतना कम होते जा रहा है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, डेल्टा जी नॉट एफ वैल्यू डिक्रीजेज, बराबर। ऐसे बात करना है आपको। कर्व बी पे बोल रहा हूं मैं। कर्व बी के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं कि कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड फॉर्म है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म है, टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 आएगा, बराबर। डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 मतलब कि देर इज नो चेंज, यहाँ पे एक्चुअली में कोई चेंज ही नहीं आया स्टूडेंट्स, बराबर। तो योर आई विल राइट दैट नंबर ऑफ मोल्स, that number of moles remain constant, and if the number of moles remain constant na, it mean that entropy also remain constant, बराबर। entropy क्या होगा, constant होगा, therefore entropy constant, बराबर। तो डेल्टा जी के लिए मैं लिखूंगा कि डेल्टा जी को फर्क ही नहीं पड़ता आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो वो डेल्टा जी क्या हो गया वहाँ पे, इंडिपेंडेंट हो गया, बराबर। दैट डेल्टा जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाओ या टेम्परेचर कम करो, उससे डेल्टा जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लोप का वैल्यू 0 है। आप ऐसे भी सोच सकते हो। कर्व सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर द बैलेंसिंग पर्पज यहाँ पे हाफ यूज करेंगे, बराबर। तो डेल्टा एन जी यहाँ पे मैं देखूंगा ना, तो डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1.5, बराबर। 1 माइनस 1.5 यानी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। डेल्टा एन जी का वैल्यू नेगेटिव मतलब कि डेल्टा एन जी डिक्रीज हो गया, तो एंट्रोपी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बराबर, डेल्टा एस डिक्रीज होना मतलब नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, बराबर। ये इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू और ज़्यादा आएगा। तो जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा वैसे डेल्टा जी का वैल्यू बढ़ेगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के हिसाब से देख सकते हैं आप। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, स्लोप ऊपर जा रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। बात समझा। तो ये 3 रिएजेंट है जिसमें स्लोप नीचे आ रहा है, उसमें रैंडमनेस, देखो रैंडमनेस बढ़ रहा है, बराबर, और डेल्टा जी नॉट कम हो रहा है। जिसमें स्लोप कांस्टेंट है उसमें रैंडमनेस कांस्टेंट है, बराबर। जिसमें स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें रैंडमनेस धीरे धीरे कम होते जा रही है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे अब डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट कर्व, डेल्टा जी नॉट एफ वर्सेस टेम्परेचर। यहाँ से यहाँ पे जो कर्व आ रहा है, दिस इज फॉर कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर, और यहाँ से कर्व जा रहा है, दिस इज फॉर जिंक ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी मैं उसे x1 नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एनर्जी उसे x2 नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एनर्जी है उसे मैं x3 नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो एनर्जी मैं उसे x4 नाम दे रहा हूँ। x1, x2, x3 वहाँ पे गिब्स एनर्जी आप बोल सकते कि वो उनका गिब्स एनर्जी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ठीक है, चल पहले मैं कंपेयर कर रहा हूँ x1 और x2 को लेके। Zn प्लस ऑक्सीजन गिव यू ZnO, बराबर, एंड फॉर दिस Zn प्लस ऑक्सीजन गिव ZnO। ये रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू है x1, ठीक है। ये वाला एनर्जी जो है गिव्स एनर्जी वो x1 है। मुझे फॉर्मेशन का तो बात करना नहीं है, मुझे तो बात क्या करना है, डिसोसिएशन का, डीकम्पोजिशन का। मैं इंटरेस्टेड हूँ जिंक ऑक्साइड के ब्रेकडाउन में, जिंक मिले तो मैं रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ। ZnO गिव यू Zn प्लस O2,
अब डेल्टा जी नॉट एफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -x1। मैं इस रिएक्शन पे फोकस करूंगा, फॉरगेट अबाउट फर्स्ट रिएक्शन, काम हो गया उसका, भूल जाओ उसको ना। अब ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बिकम कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर दिस डेल्टा जी नॉट एफ इज इक्वल टू x2, बराबर। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनने का प्रोसेस है वहाँ पे उसका डेल्टा जी नॉट एफ जो है वो x2 है। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, ये दो रिएक्शन को, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा Zn ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर। बट इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट एफ होगा वो आएगा -x1 प्लस x2, बराबर। योर वैल्यू ऑफ x2 इज ग्रेटर देन x1, तो देयरफॉर वैल्यू विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब इस सिचुएशन में इस कार्बन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। अब मैं सिचुएशन 2 की बात करता हूँ, यहाँ पे x3 और x4 की। अगेन मैं बोलूँगा Zn प्लस O2 विल गिव यू ZnO, बराबर, जहाँ पे डेल्टा जी नॉट एफ है x4। रिएक्शन को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ZnO गिव Zn प्लस O2, डेल्टा जी नॉट एफ हो जाएगा -x4, बराबर। और यहाँ पे कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड फॉर दिस डेल्टा जी नॉट इज x2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल होगा, मुझे मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विच गिव कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। एंड इन दिस प्रोसेस इफ यू चेक ना, x4 और x2 में अगर आप चेक करेंगे तो हियर यू विल रियलाइज कि x4 का वैल्यू ज़्यादा है, x3 का वैल्यू कम है। दिस इज x3, हाँ, ये वाला पॉइंट, x3 का वैल्यू कम है। तो साइन जो आएगा ना -x4 प्लस x3 का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। मतलब इस सिचुएशन में कार्बन जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो ये लाइन देखना जरा, कार्बन और जिंक ऑक्साइड जिस सिचुएशन में रिड्यूस कर रहा है, कार्बन जो रिड्यूसिंग एजेंट का कर्व है वो जिंक ऑक्साइड के कर्व के नीचे है, और जिस टेम्परेचर पे ये उसको पास कर रहा है ना, वो टेम्परेचर के बाद कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, बराबर, ठीक है। तो अब ऐसे ही मैं आपको तीनों रिड्यूसिंग एजेंट देता हूं, कार्बन भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का भी, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का भी, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का भी विद जिंक ऑक्साइड। और इसी तरीके से मैं चेक करूंगा कि जिंक ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है जिसमें जिंक ऑक्साइड लिया है मैंने और साथ साथ में तीनों रिएजेंट लिए। तीन में से एक्चुअली मुझे दो ही मेन बोलना है, कार्बन से कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट और कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप चेक करो कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो रिएजेंट का कर्व है वो नीचे आ रहा है और मेटल ऑक्साइड का आपका कर्व ऊपर जा रहा है। ऐसे ही जगह पे रिडक्शन का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट काम कर पाएगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है इस फॉर जिंक ऑक्साइड, तो ये टेम्परेचर T1 ऐसा टेम्परेचर है ना जिसके बाद जिंक की लाइन ऊपर चली गई और कार्बन का एज अ कर्व जो है वो नीचे आ गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड में T2 टेम्परेचर के बाद लाइन जिंक ऑक्साइड का लाइन ऊपर चला गया और रिएजेंट के कर्व का लाइन नीचे आ गया, बराबर। और ऐसी ही सिचुएशन में जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेटल की लाइन ऊपर हो और रिएजेंट का जो कर्व है वो नीचे हो, वहाँ पे ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिमेंबर दिस। और कहीं पे स्पॉन्टेनियस नहीं होने वाला, आपने खुद चेक किया है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि T1 टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से, बराबर। T1 टेम्परेचर पे कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट है, बराबर, और T2 टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट है। बट दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये है कि कार्बन जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है वो लो टेम्परेचर पे है, वेरएज कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिड्यूसिंग टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर पे है, बराबर। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा कि जिंक ऑक्साइड कार्बन रिड्यूस करके जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, बराबर, और जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दोनों प्रोसेसेस फिजिबल हैं, बट मैं कार्बन चूज करूंगा, रीजन ये है कि दिस टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर whereas the other takes place at high temperature। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है आपको मेरा बात, ठीक है।
इन अ सिमिलर वे ऐसे ही मैं कर्व ड्रॉ कर सकता हूँ फॉर FeO, बराबर, Fe2O3 के लिए भी। मान लो ये आपका Fe2O3 हो गया, बराबर। Fe2O3 के लिए ये आपका कार्बन वाला लाइन है, बराबर, ये आपका कार्बन वाला कर्व है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का, ठीक है। और ये जो कर्व है दिस वन, दिस इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर, दिस इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। इफ यू चेक ना, तो यहां पे आपको एक टेम्परेचर मिल रहा है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बराबर, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट Fe2O3 को रिड्यूस कर रहा है, और ये वाले पॉइंट पे कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो डिसोसिएशन है ना वो लो टेम्परेचर पे है, बट कार्बन का जो डिसोसिएशन है वो हाई टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे मैं कार्बन प्रेफर करूंगा या कार्बन मोनोऑक्साइड? आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दैट इज द रीजन विथ Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, एंड विथ ZNO कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो कम टेम्परेचर पे हो रहा है और कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो और इसके जो थियरी पॉइंट्स हैं वो आप NCERT के टेक्स्ट बुक से बराबर लर्न कर लेंगे। जब भी आप एलिंगम डायग्राम देखेंगे, कौन रिड्यूस कर सकता है कौन सा रिएजेंट, वही रिएजेंट रिड्यूस कर सकता है जिसका लाइन मेटल ऑक्साइड की लाइन के नीचे हो, बराबर। और यहाँ पे जो ऐसे शार्प हम एक पॉइंट दिखाते हैं ना, बेंट होना, कर्व का बेंट होना, दैट शार्प पॉइंट इंडिकेट्स मेल्टिंग ऑफ दैट ऑक्साइड, वो शार्प पॉइंट उसका मेल्टिंग इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एलिंगम डायग्राम आप NCERT टेक्स्ट बुक से काफ़ी अच्छे से देख लेना, ठीक है। NCERT का टेक्स्ट बुक बराबर रीड करना, बिकॉज इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। इट्स ऑल फ्रॉम दिस, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।